यदि जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए अपने मन में दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प और जिज्ञासा हो और त्याग, समर्पण एवं संघर्ष से किसी लक्ष्य को हासिल करने की जिज्ञासा हो तो सफलता अवश्य मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं शिक्षण विधियों से संबंधित 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपको मेरा सुझाव है, यदि आप टीचिंग से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम कुल 14 प्रश्न हल करेंगे। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आपको मेरी एडवाइस है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी तैयारी में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का पहला प्रश्न है, शिक्षण कौशल की पंचपदी प्रणाली के संस्थापक कौन थे? शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल की पंचपदी प्रणाली के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन है, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, विलियम हर्बर्ट, जेम्स हर्बर्ट और हर्बर्ट स्पेंसर। चारों ऑप्शन में हर्बर्ट शब्द है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट शिक्षण कौशल की पंचपदी प्रणाली के संस्थापक थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के मूल उपागम में कितने स्तर थे? प्रश्न में पूछा क्या गया है, मूल उपागम, इसमें कितने स्तर थे हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के? 2, 4, 3 या 5? सही उत्तर है 4। एकदम सही, आप सही सुन रहे हैं। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के मूल उपागम में 4 स्तर थे। मूल उपागम की बात कर रहा हूं। और यदि प्रश्न आता कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के कितने स्तर थे, तब जवाब होगा 5। और यदि प्रश्न आता कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के मूल उपागम में कितने स्तर थे, तब जवाब हो जाएगा 4। अभी आगे आने वाले प्रश्न में इस डाउट को क्लियर करेंगे कि 4 क्यों थे और अब 5 क्यों हैं, इससे भी समझेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आराम से प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के 4 सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? अभी हमने डिस्कस किया कि जो 4 सिद्धांत उन्होंने दिए थे मूल उपागम में, वो कौन कौन थे और इनमें से वह कौन सा नहीं था? प्रयोग का सिद्धांत उसमें था, स्पष्टता का सिद्धांत यह भी उसमें था, व्यवस्था का सिद्धांत भी था, लेकिन अभिवृद्धि का सिद्धांत नहीं था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी जगह उन्होंने दिया था संबंध का सिद्धांत। 4 सिद्धांत उन्होंने दिए थे अपने मूल उपागम में, प्रयोग का सिद्धांत, स्पष्टता का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत और संबंध का सिद्धांत, लेकिन अभिवृद्धि का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एटीट्यूड उन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न कई बार बन जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है, किस विधि को ठेका विधि के नाम से भी जाना जाता है? ठेका विधि या कॉन्ट्रैक्ट मेथड भी कहते हैं। तो किस विधि को ठेका विधि के नाम से जाना जाता है? ह्यूरिस्टिक विधि, परियोजना विधि, डाल्टन विधि या प्रश्नोत्तर विधि? बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, डाल्टन विधि। ठीक है, और डाल्टन विधि किसने दी थी? हेलन पार्कहर्स्ट। किसने दी थी? हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि को ही ठेका विधि या कॉन्ट्रैक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि दी थी आर्मस्ट्रांग ने, इसे जाना जाता है अनुसंधान विधि, खोज विधि या अन्वेषण विधि। अनुसंधान विधि, खोज विधि या अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि एक ही नाम है। डाल्टन विधि मैंने बता दिया, हेलन पार्कहर्स्ट। परियोजना विधि को कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। किलपेट्रिक का नाम सुना होगा, परियोजना विधि। और प्रश्नोत्तर विधि, इसे सुकराती विधि भी कहते हैं और यह विधि दी थी सुकरात ने। ठीक है, तो आप ध्यान में रख लीजिए। इस प्रकार से
शिक्षण की विधियां और उनके जनक आपको पता होना चाहिए, ताकि कोई भी प्रश्न आए आप गलत ना करें। और यदि इससे संबंधित जानकारी आप लेना चाहते हैं तो एक वीडियो बनी है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत कौन सा संप्रत्यय नहीं आता है? क्या पूछा गया? नहीं आता है किसके अंतर्गत? अभिक्रमित अनुदेशन। पहला साख्य अनुदेशन इसके अंतर्गत आता है, रेखीय अनुदेशन भी आता है और मैथमेटिक अनुदेशन भी आता है, लेकिन प्रयोग अनुदेशन इसके अंतर्गत नहीं आता है। और इसमें यही पूछा गया है, नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्य रूप से 3 ही प्रकार होते हैं, साखीय, रेखीय और मैथमेटिक, लेकिन प्रयोग अनुदेशन नहीं होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर पूछा गया है, प्ले वे किसकी पुस्तक है? एक प्रसिद्ध पुस्तक है प्ले वे, किसकी है यह बताना है। मॉन्टेसरी की, हेनरी कोल्डवेल कुक, पेस्टालॉजी या फ्रोवेल? प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हेनरी कोल्डवेल ने लिखी है प्ले वे नामक प्रसिद्ध पुस्तक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और इस वीडियो से संबंधित शिक्षण विधियां जो इसमें दी गई हैं, इसी से संबंधित एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस शिक्षण शास्त्री के अनुसार लिखना पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण है और यह कौशल पहले सीखा जाना चाहिए? कौन सा ऐसा शिक्षाविद था जिसने यह कहा कि लिखना यानी राइटिंग पढ़ने से अधिक इम्पोर्टेंट है और यह कौशल पहले सीखा जाना चाहिए? वुडवर्थ, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी या हर्बर्ट? बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मॉन्टेसरी ने कहा था कि लिखना पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण है और यह कौशल पहले सीखा जाना चाहिए। मुझे लगता है प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, पढ़ लेते हैं। वह मापन जिसमें अंतरित मापन के लक्षणों के साथ परम शून्य भी निहित होता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी गणितीय संक्रियाएं संभव हैं। किसमें संभव है यह हमें बताना है, यानी एब्सोल्यूट जीरो में, परम शून्य में। पहला नामती मापन, अंतरित मापन, क्रमित मापन या अनुपातिक मापन? बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अनुपातिक मापन, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे रेशियो मेजरमेंट। ठीक है। मुझे लगता है प्रश्न के उत्तर को समझ चुके होंगे। वीडियो को पॉज करके प्रश्न को पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, तभी आप प्रश्न को समझोगे और परीक्षा में यदि प्रश्न आए तो आप उसे सही भी कर पाओगे। अगला प्रश्न है, विषय को कई भागों में विभाजित कर बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछकर उनका मूल्यांकन करना कहलाता है। यानी कंटेंट को अर्थात विषय को कई भागों में विभाजित करके बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछकर उनका मूल्यांकन करना कहलाता है। योगात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या क्रमित मूल्यांकन? इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, निर्माणात्मक मूल्यांकन। अंग्रेजी में इसे कहेंगे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन या फॉर्मेटिव असाइनमेंट। ठीक है। यदि आपने केबीएस एनबीएस में पढ़ा है या पढ़ाया है तो आपने उसे देखा होगा, वहां पर FA और SA होता है। ठीक है। FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट या FE भी कह सकते हैं, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, और योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट या समेटिव इवोल्यूशन। जब विषय को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके बीच बीच में छात्रों की परीक्षा ली जाती है, उनसे पूछा जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है, उससे कहते हैं FA फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। और यदि अंत में लिया जाता है लास्ट में तो उसे कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव इवोल्यूशन, SA कहेंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिए प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, यहां पर पूछा गया है, पर्यटन विधि छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान देने के सिद्धांत पर आधारित होती है, यह कथन किसका है? पर्यटन विधि छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान देने के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी ही पर्यटन विधि से संबंधित है और इन्होंने कहा था कि पर्यटन विधि छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान देने के सिद्धांत पर आधारित होती है। मुझे लगता है समझ चुके होंगे प्रश्न के उत्तर को। आखिरी के 4 प्रश्न बचे हैं, ध्यान से देख लीजिए। यहां पर पूछा गया है, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है जिसमें बालक को स्वतंत्रता पूर्वक सोचने, विचारने, निरीक्षण करने तथा कार्य करने का अवसर मिलता है। तो यह किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? हमें यह बताना है। ऑप्शन है प्रश्नावली विधि, समाज मिति विधि, साक्षात्कार विधि या परियोजना विधि। ठीक है, प्रश्न की भाषा को समझ लो कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसमें किसी विद्यार्थी को या बालक को स्वतंत्रता पूर्वक सोचने के लिए, विचार करने के लिए, निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन करने के लिए और कार्य करने का अवसर मिलता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परियोजना विधि में। अर्थात प्रोजेक्ट मेथड में कोई बालक स्वतंत्रता पूर्वक सोच सकता है, विचार कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है और कार्य कर सकता है। यह अवसर उसे इस विधि में मिलता है और यह विधि अच्छी होती है लर्निंग बाय डूइंग के लिए। अगला प्रश्न है, किस शिक्षण शास्त्री के अनुसार अध्यापक का स्वरूप एक माली के समान होता है और वह बगीचों की रखवाली करता है? तो कौन सा ऐसा शिक्षाविद था जिसने यह कहा कि टीचर्स का स्वरूप एक माली यानी गार्डनर की तरह होता है और वह बगीचों की रखवाली करता है? फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, वुडवर्थ या रूसो? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, फ्रोबेल। फ्रोबेल ही किस विधि से संबंधित है? नर्सरी। तो नर्सरी में अध्यापक का रोल माना जाता है माली के समान और वह बगीचों की रखवाली करने वाला माना जाता है। नर्सरी का मतलब होता है बच्चों का बगीचा और बच्चों के बगीचे में कौन होता है? माली यानी अध्यापक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर जो रूसो है वो आप जानते हैं एक प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं। वुडवर्थ प्रश्नावली विधि से संबंधित है। प्रश्नावली, प्रश्नोत्तर विधि से हैं सुकरात और प्रश्नावली विधि से हैं कौन? वुडवर्थ। फ्रोबेल किससे हैं? आप जानते हैं नर्सरी मेथड। आखिरी के 2 प्रश्न बचे हैं, यहां पर देख लीजिए। निम्न में से जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के शिष्य थे। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट जो कि हमने फर्स्ट में जाना था पंचपदीय प्रणाली शिक्षण कौशल की, उनके शिष्य कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर यह इनके शिष्य थे, सलर भी इनके शिष्य थे, राइन भी इनके शिष्य थे। इस प्रकार उपरोक्त सभी यानी ये तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर, सलर और राइन इनके शिष्य थे। और आपको यहाँ पर ये डाउट्स भी क्लियर कर देता हूँ कि जो हर्बर्ट ने शिक्षण कौशल की पंचपदीय प्रणाली दी थी, किसने? जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने। तो इनके शिष्यों ने उन्हीं को 5 भागों में विभाजित किया। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने तो मुख्य रूप से 4 दिए थे, स्मृति के 4 सिद्धांत दिए थे शिक्षण कौशल के अंतर्गत, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इनके शिष्यों ने, जो कि अभी हमने पढ़े, उन्होंने जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के 4 सिद्धांतों को 5 भागों में विभाजित किया अलग अलग रूप में, जो कि 5 ये हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा है उद्देश्य कथन, तीसरा है प्रस्तुतिकरण, चौथा है पुनरावलोकन, 5वां है प्रयोग या अभ्यास। तो प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, पुनरावलोकन और प्रयोग या अभ्यास, ये 5 पद थे जो कि हर्बर्ट के शिष्यों ने दिए, इसीलिए हर्बर्ट का पंचपदीय प्रणाली से कहते हैं। लेकिन मूल उपागम में कितने स्तर थे उसके? 4, जिन पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से आप समझ चुके होंगे। वो 4 मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 4 कौन कौन से थे? स्पष्टता का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत और प्रयोग का सिद्धांत।
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्न में से किस विधि को कॉन्ट्रैक्ट विधि के नाम से जाना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट विधि या कॉन्ट्रैक्ट मेथड, इसी को मैंने पहले भी बताया था, जिससे मैं वहाँ पर ठेका विधि कह रहा था। तो कॉन्ट्रैक्ट विधि बताइए आप, डाल्टन विधि, खोज विधि, प्रश्नावली विधि या प्रोजेक्ट विधि। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, डाल्टन विधि। और डाल्टन विधि किसी से संबंधित है, हेलन पार्क हस्ट, और इसी को कॉन्ट्रैक्ट विधि या ठेका विधि के नाम से जाना जाता है। इसे आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कुल 14 प्रश्न हल किए हैं। यदि आपने यह वीडियो पूरी देख ली है, वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि अगली जो वीडियो है वो आपको मिल सके। तो बताइए कि प्ले वे नामक पुस्तक किसने लिखी है। यदि आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो बताइए कि प्ले वे नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।